नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से। अब से कुछ ही देर बाद बिहार में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज जाएगा। दिल्ली में चुनाव आयोग आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का करेगा ऐलान। दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और दिल्ली के विज्ञान भवन में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी जानकारियां मीडिया से साझा होंगी। चुनाव आयोग ने कोरोना संकट के बीच ही बिहार में चुनाव करवाने की योजना तैयार की है और इसीलिए चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान महामारी से जुड़ी हर एहतियात बरती जाएगी। पोलिंग बूथ पर ज्यादा भीड़ ना जुटे, इसके लिए बूथ की संख्या बढ़ाने के साथ ही मतदाताओं की संख्या कम करने पर भी चुनाव आयोग पहले ही विचार कर चुका है और साथ ही नेताओं की चुनावी रैलियों के दौरान एहतियात बरते जाने को भी कहा गया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का आज ऐलान होगा। दोपहर 12:30 बजे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। आपको बता दें, विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की तरफ से और तारीखों के बारे में और विधानसभा चुनावों से जुड़ी जो तमाम जानकारियां हैं उनको साझा किया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, तीन सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा हैं, विक्रांत यादव दिल्ली से हमारे साथ, चंद्रमोहन कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, अब जिस तरीके से तारीखों का भी आज ऐलान हो जाएगा, लेकिन बिहार कितना तैयार है, वहां के तमाम दल कितने तैयार हैं चुनाव के लिए? बिल्कुल, देखिए, जब से चुनाव की बात आई थी उसके बाद से ही तमाम पार्टियां अपने अपने दावे कर रही थी और साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि वो अपने हिसाब से चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो जेडीयू की बात करें, आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें या बिहार के किसी भी छोटे छोटे दल की बात करें। आज से लगभग 1 महीने पहले सभी पार्टियों ने अपने पदाधिकारियों और नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक शुरू की थी और बिहार में पहली बार जो है वो कोरोना के बीच चुनाव हो रहा है। ऐसे में सबसे पहले जो है वो बीजेपी की ओर से वर्चुअल रैली की गई थी जिसमें लाखों लोग एक साथ जुड़े थे। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से इस चुनाव को लेकर तैयार हैं और लगातार पिछले अगर 2 महीने की बात करें तो कई पार्टियों ने लगभग सभी पार्टियों ने कई वर्चुअल रैलियां कर चुकी हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल चुके हैं और लगातार प्रतिदिन जो नेता हैं, बड़े नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें या बिहार में बीजेपी के सुशील मोदी की बात करें या फिर अन्य नेताओं जैसे पप्पू यादव हो गए और जीतन राम मांझी हो गए, ये सभी लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर बैठक कर और साफ तौर पर इन लोगों ने यह संदेश दिया था कि अब आप लोग चुनाव की तैयारी कर लें और सभी पार्टियां अपने अपने हिस्से और अपने अपने मुताबिक चुनाव की तैयारियां में जुटी हुई थी और अब आज तकरीबन 12:30 बजे इस चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में पार्टियों का साफ तौर पर यह कहना है कि वो अपने मुताबिक चुनाव में जाने की तैयारी में है और अपने कार्यकर्ताओं को ये लोग पहले भी आपके पास और उसके बाद अमिताभ जी आपके पास आऊंगी। विक्रांत, क्या तैयारी चुनाव आयोग की, क्योंकि अब से 2.5 घंटे बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, तमाम जानकारी साझा की जाएंगी मीडिया से? देखिए, बिल्कुल लंबे समय से इसका इंतजार था बिहार का चुनाव और आज उसकी घोषणा होगी और ये पहला चुनाव होगा देश के इतिहास में कोरोना काल में जो इस समय करवाया जा रहा है, जब कोरोना का संकट भी है और उस कारण तमाम तरह की सावधानियों को बरतते हुए चुनाव आयोग इस चुनाव को करवाएगा। और चुनाव आयोग ने एक लंबी चौड़ी गाइडलाइंस पहले ही जारी की थी जिसके मुताबिक जो चुनाव प्रचार होगा किस तरीके से होगा, कितने लोग जा सकेंगे, डोर टू डोर में सिर्फ 5 लोग जा सकेंगे, यानी कैंडिडेट के अलावा केवल 4 और लोग, और नामांकन जिस समय दाखिल होगा तब भी कितनी 2 गाड़ियां केवल जा सकेंगी। तो कई तरह की ऐसी लगाई गई हैं बंदिशें जो सभी उम्मीदवारों को पालन करनी होगी, क्योंकि चुनाव आयोग का ये मानना है कि ये चुनाव बेहद ही मुश्किल समय में हो रहा है और लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो इसके पूरा इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ तक कि कोरोना से पीड़ित जो क्वारंटीन लोग होंगे उनको भी चुनाव के आखिरी घंटे में, जिस दिन चुनाव होगा उसके आखिरी घंटे में उन्हें वोट डालने का अधिकार होगा। जो लोग होम क्वारंटीन होंगे वो अपना वोट जाकर डाल हमारे सकेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश भी इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रजेश, लंबे समय से इंतजार इन चुनावों का और 2.5 घंटे बाद तारीखों का ऐलान, इन चुनावों को किस तरीके से देखें? देखिए, बिहार के हिसाब से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही, राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें कि जब पिछली बार बिहार में चुनाव हुए थे 2015 में, तो उस समय जो है बीजेपी और जेडीयू दोनों अलग-अलग लड़े थे। बल्कि जेडीयू जो है उस समय जो है आरजेडी यानी लालू या
प्रसाद यादव की पार्टी के साथ लड़ी थी। दोनों ही 101 सीटों पर लड़े थे और इस तरीके से उन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन 2 साल के अंदर हमने देखा कि वो सरकार किस तरीके से टूटी, गिरी और उसके बाद से जो है नीतीश कुमार ने फिर बीजेपी का दामन थामा और उसके बाद से अब ये चुनाव होने जा रहे हैं। ऑब्वियसली 2-3 घंटे बाद जो इस चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो जो बिहार के हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि नीतीश कुमार, जो कि ध्यान रखें कि पिछले 15 साल से बिहार में सत्ता पर काबिज हैं। बीच में अगर 2 साल आरजेडी के साथ अगर छोड़ दें, तो मोटे तौर पे वो जी। बीजेपी के साथ वो सत्ता में रहे हैं। तो बिहार के इन चुनावों में न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दोनों ही बड़े चेहरे हैं। ये पहली बार हो रहा है जबकि जेडीयू के पोस्टर पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। आप ध्यान हम्म। रखें कि 2010 से लेकर 2015 तक जी, बिल्कुल पहली बार जेडीयू के पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, उसके मायने क्या है वो भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, ये जो चुनाव होने जा रहे हैं इसका लंबे समय से इंतजार था। कितना टफ मुकाबला, 2 बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर वोट डलेंगे। बिल्कुल बिहार का चुनाव हमेशा से बड़ा लंबित रहता है और बहुत लोग इंतजार करते हैं बिहार चुनाव का बेताबी से कि क्या परिचय होगा, क्योंकि बिहार की जनता कहते हैं सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव जो जनता है, सक्रिय जनता है, वो बिहार की ये मतदाता है। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि अग्नि परीक्षा चार लोगों की होनी है। पहला नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा इसलिए, इस गठबंधन की परीक्षा इसलिए क्योंकि बाढ़ हो चाहे कोरोना हो, इससे नीतीश सरकार ने 6 महीने में कैसी जंग लड़ी है, ये पहली अग्नि परीक्षा होगी। जनता उनको किस तरह से ग्रीन सिग्नल देगी, हरी झंडी दिखाएगी। दूसरा, चुनाव आयोग की अग्नि परीक्षा है क्योंकि कोरोना काल के बाद ये सबसे पहला चुनाव है और आने वाले दिनों में इसी कोरोना काल में कई और राज्यों में चुनाव करवाने पड़ेंगे आने वाले 1 साल तक। तो ये दिखाएगा, ये रास्ता दिखाएगा कि आने वाले दिनों में कैसे चुनाव सफल हो सकते हैं वर्चुअल रैलीज और छोटी सभाओं के द्वारा। तीसरी अग्नि परीक्षा है कि जो विपक्ष कितना एकजुट हो पाता है इस पूरे मुहिम में। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि केंद्र सरकार ने जो कोरोना काल में काम किया है, केंद्र सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं बिहार को, प्रधानमंत्री मोदी ने जो ऐलान किया है वो बिहार की जनता के कितने गले उतरा है, इसकी अग्नि परीक्षा होगी। तो मुझे लगता है ये 4-5 चीजें हैं जो आने वाले दिनों में काफी ध्यान में रखने वाली बातें हैं। बिल्कुल, ये 4-5 चीजें जो आने वाले दिन में ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन इस पर और भी हम ज्यादा चर्चा करेंगे। चंद्रमोहन, आपके पास आएंगे ये समझने के लिए कि आखिर कितनी चरणों में हो सकता है चुनाव, क्योंकि जानकारी की बहुत कम चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। सबके बीच ये भी बता दें कि बिहार चुनाव के ऐलान से ठीक पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को अज्ञानी बताया। कृषि बिल के खिलाफ आयोजित ट्रैक्टर रैली में शामिल तेजस्वी ने नीतीश पर हर बात में यू टर्न लेने का आरोप लगाया। नीतीश के मुताबिक बिहार में तो पहले से ही न्यूनतम समर्थन खत्म कर दिया गया है। दरअसल ये तेजस्वी कह रहे हैं, माफ कीजिए, तेजस्वी की तरफ से ये निशाना साधा गया है। जरा बोले क्या है वो सुनवाते हैं आपको। नीतीश कुमार जी दूसरों को कहते कि बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी ही कोई ज्ञान नहीं है, अपने आप को ही सबसे बड़ी सर्वप्रिय ज्ञानी मानते हैं। हम तो कहना चाहते कम से कम बताएं कि जो विधेयक 3 जो कृषि का विधेयक है वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। और बिहार में तो ऑलरेडी पहले से ही नहीं है, न्यूनतम समर्थन जो आपका मूल्य है खत्म कर दिया गया। वही जो किसान जो है बिहार का लाचार होता चला गया है। तो इसमें नीतीश कुमार जी फिर यू टर्न मार रहे हैं, अपने लोगों से फिर बुलवाने का काम कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से फेलियर है। तो हर मुद्दे पर फेल होने का आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया जा रहा है। वो लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और एक बार फिर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर बात में वो यू टर्न ले लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर भी पूरी तरीके से जो सरकार है वो विफल साबित हुई है। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं चुनाव आयोग के बाहर से। नीरज, वहां से क्या डिटेल मिल पा रही, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2.5 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से। देखिए, बिल्कुल 2.5 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और बिहार के विधानसभा चुनाव के अलावा जो देश भर के 60 से अधिक विधानसभा और 1 लोकसभा सीटों पे उपचुनाव होना है, वहां चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग 12:30 बजे करेगा। देखिए, ये कहा जा रहा है कि बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव के चरणों को कम रखने की कोशिश चुनाव आयोग ने की है। हालांकि सूत्रों के हवाले से कितने चरण में होगा ये कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आसार ये है कि कम करेगा। हो सकता है 2 से 3 चरण में चुनाव आयोग चुनाव कराए बिहार के विधानसभा चुनाव में। कई तरह के कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा,
उम्मीदवार जो है जब नामांकन भरने जाएंगे तो 2 लोगों के साथ ही जा सकेंगे और इसके अलावा 2 गाड़ियां ही उनके साथ जा सकेगी। जो डोर टू डोर कैंपेन होता है उम्मीदवार कुल मिलाकर 5 लोग ही जा सकेंगे। मतगणना माफ कीजिएगा मतदान के दिन जो आम मतदाता है उनके लिए ग्लव्स, मास्क, तमाम चीज़ों की व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह का कोरोना संक्रमण का खतरा न बढ़े। तो इस बात की भी उम्मीद थी कि कहीं चुनाव आयोग चुनाव को टाल न दे, क्योंकि लगातार कई विधानसभा चुनाव के उपचुनावों को टाल रहा था चुनाव आयोग, लेकिन चुनाव आयोग ने कल तय किया कि चुनाव की घोषणा की जाएगी, क्योंकि तैयारियां तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब ये महत्वपूर्ण है कि आज चुनाव की घोषणा होगी। ठीक है नीरज, आप वहां पर लगातार बने रहिए और डिटेल अगर मिलती है तो आप साझा कीजिएगा, दर्शकों को बताइएगा। लेकिन इस सब के बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेष नारायण जी, 2 चुनौतियों के लिए आपके पास में आ रही हूं। 2 चुनौती, एक तो चुनाव आयोग की कितनी बड़ी चुनौती होगी कोरोना काल में इन चुनावों को संपन्न कराना बिहार में, और बिहार में जो चुनाव होने जा रहे हैं ये किस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे? शेष नारायण जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए सर, आएंगे आपके पास। ब्रजेश सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश सर, ये बताइए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आरजेडी पिछले दिनों भी और अब भी लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन इस सबके बीच लालू प्रसाद यादव जेल में, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब चुनाव होंगे लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी रहेगी। ये आरजेडी को फायदा देगी सिंपैथी लेने में, या फिर उसका उल्टा असर होगा, नुकसान उठाना पड़ सकता है आरजेडी को? देखिए, जहां तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी में अभी जो तेजस्वी के हाथ में जो कमान है उसको लेकर भी काफी सारे सवाल हैं। आप ध्यान रखें कि जो एक महागठबंधन जो बिहार में बन रहा था, इसमें कि कुशवाहा की पार्टी और जो है जो मल्लाह कम्युनिटी से जो संबंध रखते हैं, उन्होंने अपनी एक वीआईपी करके पार्टी बना रखी थी। इन दोनों के साथ कोई तालमेल नहीं हो पाया। तेजस्वी का जो मूड है वो एक तरह से वो ये है, वो किसी को गांठ नहीं रहे हैं। कुशवाहा ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि यह मनमौजी आदमी, यह जो है किसी को सुनने वाला नहीं है। तो ये पहला चुनाव है जिसमें कि एक तरह से देखें, लालू अभी तक जो है जेल के अंदर है, यानी अस्पताल में है, केली बंगलो में। दूसरी तरफ पासवान, आप ध्यान रखिए कि पासवान भी इस बार चुनाव में एक्टिव नहीं होंगे। तो जनरेशन नेक्स्ट जो है, चाहे वो चिराग हो चाहे तेजस्वी हो, इनके हाथ में कमान है। अगर नीतीश कुमार के हिसाब से देखें तो नीतीश कुमार का भी ये आखिरी चुनाव है। आपने ध्यान रखें कि नीतीश कुमार भी 70 साल के होने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो है यह चुनाव कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहां तक आरजेडी से मिल रही चुनौती का सवाल है, आप ध्यान रखिए कि तेजस्वी जो है काफी हद तक, कुछ समय पहले तक उनका हाल राहुल गांधी जैसा था कि बिहार से गायब रहते थे। जी अमिताभ जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आवाज पहुंच रही है? शेष नारायण जी, अमिताभ बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, अब आ रही है अमिताभ। से सर 50 चुनाव आपने देखे हैं, बिहार का चुनाव, कोरोना के बाद का चुनाव, नीतीश सरकार की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी कहा जा सकता है। आपको लगता है मोदी मैजिक एक बार फिर काम करेगा वहां पे? यार मुझे साफ दिख रहा है अमिताभ, अब मैं पता नहीं क्या लगेगा लोगों को, लेकिन नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 फैक्टर्स हैं। एक तो मोदी जो हैं ओबीसी के देश के सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, साबित हो चुका है 2014 से लेकर अब तक के इलेक्शन में। और दूसरा ये है कि वहाँ पे जातियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं अदा करने जा रही, ये दूसरी बात है। और तीसरा, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं बहुत तेज सोच रहा हूँ कि वहाँ भी बीजेपी को इस बार मोदी से, नीतीश से ज्यादा सीटें मिलेंगी, ऐसा मेरे मन में आ रहा है। और वहाँ पे जो अपोजिशन है, तेजस्वी को लेके लालू है नहीं तस्वीर में, तो और दूसरा जो चीन में इन्होंने अचीव किया है वो एक फैक्टर है बहुत ज्यादा। कोरोना को जिस तरह से टैकल कर रहे हैं वो एक बड़ा फैक्टर होगा। और ये सारे फैक्टर्स मिलके मुझे ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे ही वोट पड़ेगा। और ये तेजस्वी यादव वर्सेस नरेंद्र मोदी में, अब किसी, आप बिहार में राह चलते या किसी आदमी से पूछ लो तो कौन जीतेगा, ये है। उसमें बीजेपी के खाते में फेलियर्स बिल्कुल नहीं है। तो ब्रजेश, अभी तक ब्रजेश, आप तो खुद गोपालगंज से आते हैं, बिहार से हैं और सालों से बिहार के चुनाव देख रहे हैं। गोपालगंज लालू की भी जन्मस्थली है। गोपालगंज माना जाता है कि यादव हमेशा लालू के साथ खड़ा रहा। कई इलाके मधेपुरा, गोप का, तो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन जो भी है वहाँ पर, क्या वो तेजस्वी के पीछे खड़ा रहेगा? क्या आपको लगता है तेजस्वी एक युवा चेहरा है, उनके पास कोई बैगेज नहीं है, वो एक टक्कर दे पाएंगे?
देखिए, युवा चेहरे से ज्यादा आप इस बात का ध्यान रखें कि मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि आरजेडी के साथ पिछले एक तरह से 3 दशक से बना हुआ है। लालू यादव का भी सबसे बड़ा फोर्ट यही हुआ करता था और अब भी जो अगर बिहार से जो इशारे मिल रहे हैं, आप ध्यान रखें कि यादव मतदाता है, वो लोकसभा चुनाव में बिल्कुल अलग पैटर्न होता है। लोकसभा चुनाव में जो है यादवों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के लिए वोट करने चला जाता है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन जहां तक विधानसभा चुनाव का सवाल है, अब भी जो ये मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन है, इसमें बहुत अधिक डेंट आया हुआ हो ऐसा लगता नहीं है। लेकिन जो तेजस्वी की जो लीडरशिप की जो क्वालिटी है, वह क्वेश्चनेबल है। आप ध्यान रखें कि वह पहली बार होगा जबकि तेजस्वी की अगुवाई में बिहार में चुनाव होंगे, क्योंकि अभी तक लालू को जो है पेरोल नहीं मिला हुआ है, लालू रांची में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जो है मुस्लिम और यादव का जो कॉम्बिनेशन है, क्या तेजस्वी इसको होल्ड कर पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। दूसरा, इसके साथ ये भी आप ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन आप देखिए, महागठबंधन के अंदर जो एक ग्रैंड अलायंस की बात चल रही थी, वह बिखर गया है। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी उसको खुद पता नहीं है, तेजस्वी अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों का ध्यान रखना होगा जब हम मुस्लिम और यादव फैक्टर की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, तबका ऐसा जरूर यादवों में भी अब है जो कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात जो होता है, उसको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है कास्ट कॉम्बिनेशन या फिर लालू यादव या तेजस्वी हमारी कास्ट से है, यह सबसे इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा। लेकिन अब भी मेरा मानना है कि एक बड़ा हिस्सा है जो कि निश्चित तौर पर तेजस्वी के साथ खड़ा है। चंद्रमोहन, आप तो पटना में है, लगातार देख रहे हैं कौन सी पार्टी की तैयारियां सबसे अच्छी चल रही हैं, क्योंकि अभी तक तो विपक्ष अपनी एकजुटता भी दिखा नहीं पाया है और बीजेपी अपनी वर्चुअल रैलियां तक सफलता से कर रही हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और बाकी जो विपक्ष के दल हैं उनके कार्यकर्ता कौन ज्यादा जमीन पर अभी आपको दिख रहे हैं? आपने तो बाढ़ में भी काफी यात्राएं की थी अभी। बिल्कुल, देखिए, अगर तैयारियों की बात करें तो इसमें एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं आगे दिख रही है, क्योंकि बिहार में जैसे चुनाव की बात सामने आई थी, उसमें सबसे पहले बीजेपी ने अपना वर्चुअल रैली किया था और उसमें लाखों लोग जुटे थे। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, वर्चुअल रैली कर रहे थे और यहाँ तक कि अब जिला वाइज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात की थी। तो वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो वो बिखरते हुए नजर आ रहा है। उनके साथ जीतन राम मांझी थे जो उनका साथ छोड़ चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनका अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है कि वो साथ रहेंगे या फिर साथ छोड़ेंगे। कांग्रेस सीट को लेकर असमंजस में है, क्योंकि सीधे तौर पर यह आरोप लग रहा है कि जो तेजस्वी यादव हैं वो मनमानी कर रहे हैं और आरजेडी ने चुनाव आयोग को यह लिख कर भी दिया था कि अभी कोरोना काल है, ऐसे में चुनाव कराना ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनके तैयारियों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। तो अगर तैयारियों की बात करें तो पिछले 2 महीने से जो एनडीए गठबंधन है, खासकर अगर बीजेपी की बात करें तो वो लगातार मैदान में है। वर्चुअल रैली की बात करें, कार्यकर्ताओं से मिलने की बात करें, मीडिया सेंटर बनाने की बात करें या फिर जिला वाइज अपने जो उनके यानी आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो तैयारी है, सबसे ज्यादा तैयारी बीजेपी की दिखाई देती है बिहार में। वर्चुअल रैली लगातार बीजेपी के लिए। चंद्रमोहन आएंगे आपके पास। इस सबके बीच बता दें, अब से कुछ ही देर में चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का करेगा ऐलान और इसके बाद जेडीयू ने यह दावा किया है कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही जेडीयू ने दावा यह भी किया कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसका आज चुनाव आयोग करेगा ऐलान। हम लोग पहले से तैयार हैं, जंग में के मैदान में हम लोग पहले से तैयार है। घोषणा करना चुनाव आयोग का दायित्व है और निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव में जाएंगे, फिर से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी तैयार, देखिए, लोकतंत्र में पार्टी का अलग अलग पार्टी है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, सब पार्टी तैयार है। तो जेडीयू पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। शेष नारायण जी, आपके पास आते हुए सवाल ये कि मांझी और पासवान क्या एनडीए में एडजस्ट हो पाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पासवान बहुत ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। नहीं, ज्यादा सीटें वीटें नहीं। देखो साहब, ऐसा है कि वहाँ वो उनको मुझे लगता है कि कॉलिंग द ब्लफ का टाइम आ गया है। मांझी या कुशवाहा को 2019 के चुनाव में उनको लग रहा था कि तख्ता पलट होने वाला है, उधर चले गए तो छोड़ दिया नरेंद्र मोदी के साथ। नरेंद्र मोदी के साथ में छोड़े तो आज मंत्री होते, दोबारा मंत्री हुए होते, आज वहाँ के लीडर होते, तो पछता रहे होंगे। और क्योंकि जमीन पे उनका काम था, मोटरसाइकिल से जाके काम करते थे, लोगों से मुलाकातें थी, तो उनका एक पछतावा आया। लगता है एनडीए से उनकी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मैं बता रहा हूँ कि वो लोकल इश्यूज हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारे चुनाव से लोकल इश्यूज हवा हो जाते हैं। हम जातियों का कैलकुलेशन करते हैं, दिल्ली में बैठे रहते हैं, वहाँ जमीन देखो कुछ और माहौल। बिहार में भी मुझे लगता है कि 3-4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया। चीन में जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने हैंडल किया, ये चुनाव मोदी का होगा। मोदी की हैंडलिंग ऑफ कोरोना, मोदी का हैंडलिंग ऑफ ये चीन
और चीन में निश्चित रूप से एडवांटेज इस वक्त भारत की है और वो बिहार चुनाव तक वो बनी रहेगी और उसमें दो राय नहीं है, तो वो भी उनके फेवर में होगा। और तीसरा एक जो बहुत बड़ा फैक्टर जिसकी अभी चर्चा जोर शोर से होगी कि जिस तरह से बिहार के बेटे को वहां पे उनकी हत्या हुई है या उनकी आत्महत्या हुई है या उनको घेरा गया है, जो भी चीजें हैं, तो बिहारी प्राइड बंबई में और दिल्ली में, हम लोग पहले बिहारी कहे जाते थे, गाली के अर्थ में प्रयोग होता था। अब क्योंकि बिहार के बहुत लोग आ गए हैं तो बिहार होना गौरव की बात दिल्ली में तो है, मुंबई में अभी बिल्कुल गौरव की बात है। जो 2-3 फैक्टर्स आप बता रहे हैं, अब जाहिर है वो इन चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि बिहार विधानसभा चुनावों का ऐलान होते ही इन बड़े चेहरों पर सबकी नजरें टिक जाएंगी। ये वो बड़े चेहरे हैं जिनकी पार्टियों की अच्छे और बुरे प्रदर्शन की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर अपनी पार्टी जेडीयू को जीत दिलाकर सत्ता में बने रहने का दबाव है, तो बीजेपी को अपनी ही सहयोगी जेडीयू से अच्छा प्रदर्शन करके सत्ता में अपनी हिस्सेदारी को और ज्यादा मजबूत करना। उधर बिना लालू के करिश्मे के तेजस्वी यादव पर आरजेडी के अच्छे प्रदर्शन की जिम्मेदारी होगी। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा पर भी अपनी अपनी पार्टियों के अच्छे प्रदर्शन की जिम्मेदारी है। तो ये वो बड़े चेहरे जिन पर दारोमदार इस चुनाव का। और आइए आपको दिखाते हैं कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो इन चुनावों में जिनकी प्रतिष्ठा लगेगी दांव पर। ये देखिए, ये वो तमाम बड़े चेहरे, चाहे बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो या फिर बीजेपी के सुशील मोदी की, एलजेपी से चिराग पासवान की, तो वहीं तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा भी दांव पर, और साथ ही जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे और इनकी प्रतिष्ठा होगी दांव पर।